इसी के साथ प्रोफेसर डॉक्टर एजाज लक भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ आई डिपार्टमेंट अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद है। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जो स्मोक का इम्पैक्ट हमारी आंखों के ऊपर थोड़ा सा डिफाइन करें। जैसे सर ने बताया कि स्मोक में पार्टिकल भी हैं, स्मोक भी है, डस्ट भी है और डेफिनेटली इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, हर चीज़ होगी। तो आई जो है, हमने चूंकि एनवायरनमेंट को देखना है, चीज़ों को देखना है, ड्राइव करना है, चलते फिरते आईज तो हमारी ओपन है। जो माउथ और नोज है, इस सिस्टम को तो हम बाज़ का मास्क लगा के किसी हद तक प्रोटेक्शन ले लेते हैं। आपकी आईज एक्सपोज हैं, तो जो भी इसमें पार्टिकुलेट मैटर है या जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली आई को लाजमी पड़ती हैं। और जितनी स्पीड से आप जा रहे हैं, अगर बाइक पे हैं तो आपको ज़्यादा तेज़ी से वो चीज़ें आएंगी। तो हमने देखा कि जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो लोग एक्सपोज हैं, उनको एक एडेड इसके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। इसी तरह आई में जो पेशेंट एलर्जी के पेशेंट हैं, यूवेटस के पेशेंट हैं, जिनको ऑलरेडी कोई ऐसी डिजीज़ है कंजक्टिवा की, आई की एक्सपोज पार्ट की, तो उनको ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नूरुल हक बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बताएं, कुछ पूछेंगे, कुछ शेयर करेंगे? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री एरिया है फैसलाबाद है, तो इसमें जितनी भी फैक्ट्री है, तो इसमें जो धुआं खारिज करते हैं, जो आलूदा पानी, पोल्यूशन, ये सारा कुछ इंडस्ट्री में निकलता है, तो क्या इसमें हमारी हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान इसमें क्या रोल अदा कर रहा है, मैं ये जानना भी चाहता हूँ। और जो काम कई जगह कर रहे होते हैं, तो हमारी ये पोल्यूशन के बायस ये जो स्मोक करती है, इसमें काफी हद तक कमी आ सकती थी। हम हर साल इसी न्यूज चैनल में बैठ के हम ये कह रहे होते हैं कि स्मोक आ गई है, बीमारियां आ गई है, तो क्या इसकी रोकथाम नहीं हो सकती? बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और जिस तरह से हम पहले स्मोक के हवाले से बात करते हैं, हमारे कॉलर का कहना था कि जो फैसलाबाद शहर में मिल्स मौजूद हैं डिफरेंट, वहाँ पर क्यों कंट्रोल नहीं किया जाता चीज़ों को। आई डू फील लाइक ये सवाल इंतज़ामिया की तरफ बेटर डायरेक्टेड होगा और बेहतर तरीके से उसे वो आंसर कर पाएंगे। लेकिन आप ब्रीफली अगर इस पर कॉमेंट करना चाहेंगे, क्या शहरी अपने हिसाब से कोई इकदाम कर सकते हैं? अगर आप ब्रीफली इस पर कमेंट करना चाहें, 2017 से पहले तक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट काफ़ी इशू नहीं था ये, लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि हर साल ये मजीद स्मोक का इशू बढ़ता गया। इसके पीछे कोई खास वजह? इसकी देखें ना कि हमारी इसमें पब्लिक का और मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। हम खुद भी इसके सारे लोग जिम्मेदार हैं। आप देख लें कि व्हीकल्स का कितना इनपुट हो गया है हमारे मुल्क में। मैंने और सर ने भी कुछ मुल्क ऐसे देखे होंगे कि जो गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर साइकिल्स पे हैं, वो बहुत कम गाड़ी का यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ आप देख लें, आप किसी रोड पे जाएं तो एट ए टाइम कोई 15, 20 या 30 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, सारी स्टार्ट खड़ी हैं और एसी चले हुए हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इतना ज़्यादा हम खुद भी इस सिस्टम को पोल्यूट कर रहे हैं। एक तो जो बिजनेसमैन है, फैक्ट्री ओनर्स हैं, ये वो उन्होंने अपने बिजनेस के लिए चीज़ों को किया हुआ है। तो दूसरा, हम लोग भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं एक पब्लिक इशू का एक हमेशा बात करता होता हूँ आई के हवाले से। मैं कहता हूँ कि अगर किसी बंदे को ग्लासेस लगे हैं तो वो ज़रूर लगाने चाहिए, कि देखना किसी हद तक वो एक प्रोटेक्टिव आपके पास मैयर है, एक बैरियर है, एक चीज़ कि आपको आने वाली चीज़, हवा, चीज़ें कम लगेंगी ना डायरेक्टली आई के हवाले से। क्योंकि आई पे तो मास्क नहीं पहन सकते ना, आपने चलना भी है, आपने बाइक चलानी है, तो हेलमेट तो चलें ठीक है किसी हद तक। तो आई के हवाले से मैंने कुछ ऑप्टिशियंस को भी मशवरा दिया, उन्होंने बनाने भी शुरू कर दिए कि क्लोज चैम्बर ग्लासेस बना दें, कि वो ऐसे साइडों पे आपको आई को हवा नहीं चाहिए, नाक को हवा चाहिए, सांस लेने के लिए माउथ भी चाहिए, तो वो क्लोज चैम्बर जो है ना ग्लासेस बनाए। तो एलर्जी वाले पेशेंट को तो मस्ट है। इसी तरह जो आज का रिवाज है कि जिसमें किसी हद तक सारे हम लोग शामिल हैं कि जी ऐनक उतारनी है, ऐनक उतारनी, तो आई ऑलवेज टेल के ऐनक क्यों उतारनी है? एक आपके पास कुदरत ने एक चीज़ आपको दी है कि ये आपको हवा से, पोल्यूशन से एंड रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑफ स्मोक से आपको बचा रही, तो वाई यू आर रिमूविंग दिस फिल्टर। अच्छा डॉक्टर, आंखों के हवाले से अगर हम बात करते हैं, स्मोक किस तरह से आंखों को डैमेज करती है? देखें, ये सामने पड़ रही है ना, ये आपकी जो झिल्ली है, जो कंजक्टिवा कान चल भी रहे हैं तो ये पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, ये आई तो आपकी हर वक्त एक्सपोज है। ये एक ऐसा मतलब ऑर्गन है
कि अब देखें ना कि मास्क तो लगा लिया इधर, आई भी तो एक्सपोज है ना। अगर यूजुअल डस्ट से जिस तरह हमारी आंखें बिल्ट इन हमें बचाती हैं और हमारी जो आई लैशेज, एंड अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बिकॉज ऑफ कोर्स मेरी एक्सपर्टीज तो नहीं है, बट हमारी नेचुरली एक इनबिल्ट एबिलिटी है। मैं आपको बताऊं, ये जो लैशेज हैं ये आने वाली चीजों को, डस्ट को किसी हद तक रोकते हैं, क्योंकि बंदा इनवॉलंटरी ब्लिंक कर लेता है, बंदे की मर्जी नहीं होती, लेकिन उससे पहले सिस्टम चल रहा है, वो आंख को ब्लिंक कर लेता है आने वाली चीज को। आप ऐसे उंगली करें तो आंख बंद हो जाती है फौरन ही। तो इसी तरह लैशेज काफी हद तक डस्ट को वो फिल्टर करते हैं। इसी तरह जो टीयर्स हैं वो धोते रहते हैं। अगर टीयर्स पे हमें 2-3 घंटे बोलना पड़े तो हम बोल सकते हैं। रोने के जो टीयर्स हैं उनकी और केमिस्ट्री है, जो डस्ट पड़ जाती है उनको धोने वाले टीयर्स की और केमिस्ट्री है, और जो हंसी वाले टीयर्स हैं उनकी और केमिस्ट्री है। तो ये सारी चीजें कुदरत ने बनाई हैं। अगर टीयर्स हैं तो ये जो हमारे वाइपर है ना, इनको लेड्स को मैं वाइपर कहता हूँ कि आपके कार्निया को और आपकी डेब्रीज को धोते रहते हैं। अगर आपने कार्निया के ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया है या लेजर लगा दी या अपनी तरफ से कोई और चीज डाल दी है, तो वो जो आपके वाइपर्स हैं जो है शीशे को साफ करने वाले, वो तो इंटरफियर होंगे ना, और उनको लुब्रिकेशन पूरी नहीं जा रही, उनको पूरे टीयर्स नहीं जा रहे हैं, तो डेफिनेटली। और इसी तरह जो जैसे सर ने बताया कि वो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड हैं, आंख में चले गए, तो ये कार्निया को स्क्रैचेस करेंगे, पड़े हुए हैं ना किसी हद तक। आप माइक्रोस्कोपिकली देखें ना तो वो नजर आते हैं कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल। आप ऊपर से रब कर दें, लेड को ऊपर मूव करें तो आपके कार्निया पे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। और कार्निया जो है ये वास्कुलर है, तो जो स्क्रैचेस पड़ गए वो समझे पड़ गए, वो हमेशा के लिए आपकी नजर कमजोर हो सकती है। अच्छा, यानी कि ये इरिवर्सिबल डैमेज? यस, कार्निया का इरिवर्सिबल डैमेज है, ये हील नहीं होता। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं जरूर चाहूंगी इस पर बात करें कि क्या अब जरूरत है, क्या घरों में होने चाहिए, इस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी एंड डिफरेंट हमने एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की स्मोक के हवाले से, बट एट द एंड आई डू फील लाइक इसमें इंतज़ामिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तक क्यों इस इशू को निगलेक्ट किया गया है इतने वक्त से, और क्यों अभी तक हम इसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले वक्त में कितना डेंजरस हो सकता है, स्पेशली बच्चों के लिए जो जिनके लिए एक नॉर्मल बात है स्मोक का होना। डॉक्टर, आंखों के हवाले से क्या कोई इस तरह के ड्रॉप्स मौजूद हैं, या सूदिंग के लिए स्पेशली बिकॉज आपकी इरिटेट हो जाती है आंखें, आप बाहर से अंदर जा रहे हैं या आपने ज़्यादा वक्त मोटर बाइक पे किस तरह ट्रैवल करते हो गुजारा, तो फौरी तौर पे आपको एक बड़ी इरिटेटिंग सी फीलिंग हो, उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? ड्रॉप्स कई किस्म के हैं, जिस तरह ओरल मेडिसिन है ना एलर्जी की, और उस तरह के ड्रॉप्स भी टॉपिकल हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि टॉपिकल ड्रॉप जो जस्ट डालने होते हैं एलर्जी के लिए, वो फौरी तौर पे, जिनको हम मेडिकली कहते हैं कि मास सेल स्टेबलाइजर्स हैं ये वो, तो जितनी वो इस तरह के एलिमेंट्स रिलीज हो रहे होते हैं एलर्जी में, या इन चीज़ों के जो ये चीज़ें जो पार्टिकल की वजह से इंड्यूस हो रही हैं, तो टॉपिकल ड्रॉप बड़े अच्छे हैं। और जो टॉपिकल ड्रॉप जो हैं जो आंखों में हम डालते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है जिस्म में, ये बड़ा अच्छा इफेक्ट है। अगर कोई होती भी है, बहुत कम होती है, तो उसकी हम एक प्रिवेंशन बताते हैं कि ये पंक्टा है ना, इसको 2 मिनट के लिए बंद कर लें ड्रॉप डालने के बाद, फिर वो ड्रग जो है आपके सिस्टम में जाती ही नहीं है। तो इसलिए एलर्जी के ड्रॉप्स और इस तरह की अगर कुछ हो गया, इन्फेक्शन है, कोई जो एंटीबायोटिक्स के ड्रॉप, वो बहुत अच्छे हैं। इसी तरह जो जिन लोगों को टीयर्स डेफिशिएंट है, जैसे मैंने बताया कि टीयर्स की बड़ी टाइप्स हैं और बड़े उनके फायदे हैं, उनमें बड़ी चीज़ें हैं। तो टीयर की एनालिसिस की गई है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हैं, एंटीबॉडीज़ भी हैं, बैक्टीरियोस्टेटक भी हैं, बहुत सारे माइक्रो चीज़ें मौजूद हैं जो आँख को प्रोटेक्ट करती रहती हैं। तो इसी तरह वो आर्टिफिशियल टीयर्स भी और मेडिसिन बन गई हैं कि वो आप डाल लें। तो ये अच्छा है कि जिस बंदे को एलर्जी है, वो ससेप्टिबल है कि उसको बार बार आई की एलर्जी हो रही है, तो वो ड्रॉप डालें तो उसको कोई नुकसान बिल्कुल नहीं है, तो वो डाल लें आके। तो हम बल्कि जो एलर्जी के पेशेंट उनको परमानेंटली हम डालते रहते हैं। और इस तरह के मौसम में, जिस तरह स्मोक है या इस तरह की डस्ट के मौसम में, या बाज़ का वो वीट थ्रेशनिंग के सीजन में लोगों को ज़्यादा होता है अस्थमा भी और आई की एलर्जी भी, उनको भी हम कहते हैं कि इस दौरान अगर आप एलर्जी के पेशेंट हैं तो इस दौरान आप ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कर लें, तो जब ठीक हो जाए तो फिर ज़रा कम कर लें।
तो जो मैं समझता हूँ कि जो बहुत अच्छी चीज़ हमने सोची है, और मैं कहता हूँ सोचना ही साइंस है, तो वो क्लोज चैम्बर ग्लासेस कि इस तरह के हों कि इर्द गिर्द से कोई चीज़ ना पड़े और आप देख भी रहे हो। अगर नंबर वाले हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नंबर वाले नहीं है तो मैं एडवाइस करता हूँ कि हर पाकिस्तानी को अगर ऐनक लगती है तो लगानी चाहिए, नहीं लगती तो सन ग्लासेस इस्तेमाल करने चाहिए। अगर वो क्लोज चैम्बर हो जाए बड़े खूबसूरत से तो वो और ज़्यादा अच्छा है। क्या आई साइट कमज़ोर भी हो सकती है स्मोक की वजह से, या ये जो हार्मफुल पार्टिकल्स मौजूद हाँ है? डेफिनेटली। देखें कार्निया जो है ना, सामने वाला हमारा जो शीशा है, इसकी पावर है 44-43 डायप्टर्स। आंख की टोटल पावर है 58 या 59 डायप्टर्स। तो उसमें ज़्यादा रोल कार्निया का है, तो इसीलिए हम कार्निया को डी शेप करके ऐनक उतारते हैं, सारा कुछ करते हैं। और कार्निया का जैसे मैंने बताया कि इसमें ब्लड वेसल नहीं है, तो प्रोफेसर साहब को पता है कि जो टिश्यू है उसको ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन जाती है ब्लड के थ्रू। तो कार्निया में तो ब्लड है नहीं, ये ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? ये ऑक्सीजन लेता है हवा से, टीयर से और पीछे एक्वस से, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और ये वो चीज़ है, अगर इस पर कोई ट्रामा हो जाए तो ना इसका बेचारी का हीलेंगे ना कुछ है। और ये पार्टिकुलेट मैटर जो है, ये अगर इस पर पड़ जाता है और आपको लेड को ज़रा फोर्सफुली रब कर दे और ऐसे जैसे स्क्रैचेस आ जाएं किसी शीशे पे, तो वो तो शायद दूसरे शीशे तो कोई साफ हो जाते होंगे, ये नहीं साफ होगा, क्योंकि इसकी हीलिंग बेचारे की ये वास्कुलर है, इसको बचाना ही है। और ये पार्टिकल या फॉरेन बॉडी या इस तरह का कोई ट्रामा हो जाता है तो इससे डेफिनेटली नज़र पे इफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम एडवाइस ये करते हैं बच्चों को स्पेशली कि उनको सिरिंजेस नहीं देनी, बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। हमने कई देखे हैं कि बच्चा पड़ा है और वो आँख उसकी उस पर किसी मुर्गी ने या मुर्गे ने चूंच मार दी, या बच्चे खेल रहे हैं खाली सिरेंज से तो वो पानी भर के खेलते हैं, वो सिरेंज जो है मिसाइल की तरह आँख में लगे। यानी आँख का ट्रामा जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ या आँख है या आँख नहीं है, दरमियान में बहुत कम फासला है। तो इसलिए स्मोक से या पार्टिकल से या ट्रामा से आँख पे इफेक्ट आ जाए तो नज़र डेफिनेटली डाउन चली जाएगी। यानी ज़्यादा पार्ट तो नज़र देखने में कार्निया का है, तो कार्निया पे इफेक्ट आ जाए तो नज़र डाउन। एंड जहाँ पर हम डिफरेंट ऑर्गन्स की हेल्थ की बात करते हैं, आंखें इम्पैक्ट होते हैं, लंग्स इम्पैक्ट होते हैं, और कौन से डॉक्टर अगर आप बताना चाहें ऑर्गन्स हमारे इम्पैक्ट होते हैं? एज के साथ तो ज़ाहिर है, एक हमारी वर्कशॉप थी तो उस पर काफ़ी सारी बातें हो रही थी कि एज के साथ हर चीज़ कम होती है, नज़र कम होगी, एनर्जी कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी, तो बल्कि बंदे का सर को भी पता है कि बंदे की हाइट भी कम हो जाते हैं, वर्टिब्रे कोलैप्स होंगे, उनके फ्लूइड कम होंगे, बॉडी फ्लूइड कम होंगे, टीयर्स कम होंगे, हर चीज़ कम होगी। तो एक चीज़ ज़्यादा होती है, वो कमज़ोरी होती है कि हर चीज़ की कमज़ोरी होगी। तो इसलिए एज के साथ तो डेफिनेटली सारी प्रॉब्लम्स, बंदे की इम्यूनिटी कम हो जाती है, वही बीमारियां, वही चीज़ें, वही एंटीजेंस, वही वायरसेस, वही स्मोक जो कुछ एज ग्रुप में हम सह रहे थे या हम जिंदा रह रहे थे, तो जब हम कमज़ोर हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं या हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वही चीज़ें अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो ये तो एज तो एक ऐसी चीज़ है कि एक मौत की तरह एक हकीकत है कि एज के साथ चीज़ें, कमज़ोरियाँ, हर चीज़ कम होनी है। अच्छा डॉक्टर, स्मोक का हमने इस लिहाज से तो इम्पैक्ट की बात कर ली, इफेक्ट की बात कर ली है, ब्रीदिंग इश्यूज और डिफरेंट और किस तरह से आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, बट क्या उसके अलावा भी कोई डेंजर्स हो सकते हैं स्मोक के जो अपेरेंट ना हो लेकिन इन द लॉन्ग टर्म हमें इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारी इम्यूनिटी को या ओवरऑल और फंक्शंस को? नहीं, डायरेक्टली तो यही अफेक्ट करते हैं ना, जो चीज़ें जो जितने इन कांटेक्ट से आती है उतनी बैडली अफेक्टेड है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा है कि हमारी जो सांस लेने वाले जो ऑर्गन्स हैं सबसे ज़्यादा बैडली तो वो इफेक्ट होंगे, या आंखें जो सामने से चीज़ों का ब्रंट ले रही हैं। इसके अलावा हाँ, ये स्टडीज़ हैं कि इसमें कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती हैं, सोजिश को बढ़ा देती हैं। जैसे खून की नालियों में वो बढ़ जाती है सोजिश, जिसकी वजह से आपकी शरियानें जो हैं, वेन्स जो, आर्टरीज जो हैं वो स्पाज़ में जा सकती हैं, उससे दिल की तकलीफ लोगों की बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, फालिज का अटैक
उन्होंने स्टडीज़ में देखा है कि हैवीली पोल्यूटेड मौसम में निस्बतन बढ़ जाता है। बाकी डेफिनेटली ये जितने भी आपके जो इन्फ्लेमेटरी सिस्टम जो बॉडी में जब एक्टिवेट होंगे तो वो चीज़ों को ख़राब करते हैं जब एक ख़ास हद से बढ़ती है जो चीज़ें ये जो हैं। सर अगर हम सोचें वर्ल्ड लेवल पे कि जैसे जैसे टाइम आ रहा है तो हम जो इंसान हैं जो हम इसमें रह रहे हैं और इसमें रहना चाह रहे हैं तो कितना ज़्यादा ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ओवर द ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें कितने फैक्टर्स हो रहे हैं और हम इसमें कितने एक्सपोज्ड हैं? नहीं इसमें तो देखें ना एनवायरमेंटल क्लैमिटीज़ तो हम देख रहे हैं, वो तो अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी कहा कि जी ग्लोबल जो वार्मिंग है उसके सारे इफेक्ट्स ओवरऑल क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं। कहीं पे ड्राउट हो रहा है, कहीं पे फ्लडिंग हो रही है, कहीं पे और चीज़ें। अब ये जो हमारी जो एमिशंस हैं इसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो भी कमज़ोर होती है, वो कमज़ोर होती है तो उससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बढ़ती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह है, बाकी चीज़ों के लिए नुकसानदेह है। तो ये तो सारे कैस्केड को ओवरऑल सारी दुनिया इसके ऊपर अवेयर है और पीपल आर वर्किंग ऑन इट। मे बी हम इसको अगर हमें इस प्लेनेट पे ज़्यादा देर रहना है तो हमें इसको रिस्पेक्ट देनी होगी और इसकी इन्वायरमेंट को कम से कम पोल्यूट करना होगा ताकि हम वो चीज़ें जो हैं ज़्यादा देर एंजॉय कर सकें। इसी तरह जैसे सर कॉलोनाइजेशन कॉलोनीज ये ज़्यादा हो रही हैं। जो हमारा सेकंड हमारा जीने के लिए पार्टनर था जिसने हमें ऑक्सीजन देनी थी और हमने उसको कार्बन डाइऑक्साइड देनी थी, ये ट्रीज एंड ये वेजिटेबल्स ये वो, उसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि हम तो चलें पाकिस्तान में रहते हैं। मैंने देखा है कि जब हम छोटे थे तो सड़कों के किनारे बड़े बड़े दरख्त और चीज़ें, अब जो है ये सर चीज़ें काम नहीं हो रही हैं। ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन हो रही है, बाकी जो है आपकी जो क्रॉप कल्टीवेटिंग एरियाज है वो कम हो रहे हैं, कम कर दिए हैं। आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है और उससे जो है वो इम्पैक्ट तो एनवायरनमेंट पे आएगा। जो आपकी ऑक्सीजन फैक्ट्रीज थी उनको आपने स्मोक फैक्ट्रीज के साथ कन्वर्ट कर दिया। एंड ऑफ कोर्स ओवर टाइम जब ये इश्यूज को काउंटर नहीं किया जाता तो वो और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, जो कि हमें स्मोक की शक्ल में इस साल नज़र आ रहा है। अपना ख्याल रखें, कोशिश करें कि मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। मैं एक दफ़ा फिर यही कहूँगी और सुबह के वक्त और शाम के वक्त स्पेशली अगर बाहर निकल रहे हैं तो डेफिनेटली कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल करें, कम से कम कोशिश करें कि स्मोक के अंदर गुजारें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।